नमस्कार, मैं जयश्री घोष, सहायक प्रवक्ता इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल वाराणसी से हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ पेपर, जो डीएड एचआई में 4th पेपर है 4th सेमेस्टर में, डीएड एमआर में 11th पेपर है 4th सेमेस्टर में, डीएड वीआई में 11th पेपर है 4th सेमेस्टर में, डीएड एएसडी में 4th पेपर है 2nd ईयर में। इसके यूनिट 2.5 पे मैं चर्चा करूँगी। 2.5 जो है वो फिजिकल एसेसिबिलिटी ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल। इसका जो पार्ट 1 है वो है फिजिकल एसेसिबिलिटी ऑफ स्कूल्स, विद्यालयों की भौतिक सुगमता। इस पर मैं चर्चा करूँगी। तो समावेशी शिक्षा की अनेकों बाधाएं हैं जिनको दूर करके समावेशन में सुगमता लाया जा सकता है। हम में से बहुत से लोग दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के अवरोधों की सामना करते हैं, जैसे चौखट, सीढ़ियाँ, मार्ग, गलियाँ, दरवाजे इत्यादि। इसके अतिरिक्त विभिन्न तरह की समस्याओं से ग्रसित लोग शिक्षा, रोजगार, संप्रेषण तथा समुदाय संबंधी बाधाओं का सामना करते हैं। ऐसे में अक्षम व्यक्तियों के लिए विभिन्न स्तर पर सुगम वातावरण तैयार करना आवश्यक हो गया है, जैसे सार्वजनिक स्थानों, बाहरी स्थलों, सार्वजनिक यातायात एवं रास्ते में भौतिक सुगमता। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब समावेशित शिक्षा को अपनाया जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, और जब हम इन बाधाओं को दूर करेंगे तभी हम सही ढंग से समावेशन कर सकते हैं, या समावेशन की जो प्रक्रिया है वो सुगमता से हो सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो समावेशी शिक्षा में जुड़े हैं। बहुत सारे ऐसे अक्षम बच्चे हैं जिनको कि दैनिक जीवन में बहुत सारी भौतिक अवरोधों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कहीं पर उनको चौखट, दरवाज़ों में चौखट होता है तो उनको आने जाने में ठोकर लगती है, या बैसाखी से चलने में, व्हीलचेयर से चलने में असुविधा होती है। सीढ़ियाँ हैं तो व्हीलचेयर बाउंड जो है वो सीढ़ी से नहीं चढ़ उतर सकते हैं। मार्ग कभी कभी बहुत सकरा होता है, या उनका घुमाव बहुत ही नैरो होता है। गलियाँ उबड़ खाबड़ होती हैं, दरवाजे छोटे होते हैं, व्हीलचेयर वगैरह नहीं जा सकते। तो इस तरह की बहुत सारी भौतिक बाधाएं हमको प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न तरह की जो समस्याएं से ग्रसित लोग हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे ये तो भौतिक बाधा की बात है, इसके अलावा शिक्षा में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उनको रोजगार में बाधाएं मिलती हैं, उनको संप्रेषण करने में बाधा होती है, उनकी संप्रेषण प्रणाली कुछ और होती है और वो दूसरों से संप्रेषित नहीं हो पाते हैं। और उसके अलावा भी समुदाय में बहुत सारी बाधाएं का सामना, उनकी मानसिकता की बाधाएं जो है समुदाय के लोगों की, इस तरह से हमको सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो है अक्षम व्यक्ति को हम किस तरह से सुगम वातावरण प्रदान करें, जैसे कि हम सार्वजनिक जो स्थान हैं हमारे, विद्यालय हैं, हॉस्पिटल है, डाक खाना है, ये सारे जो सार्वजनिक स्थान हैं, यहाँ पर हम, या रेलवे स्टेशन है, और जो बाहरी, मतलब जो बाहर के स्थान हैं, या जो सार्वजनिक यातायात के जो साधन हैं, रास्ते हैं, ये सब में हम किस प्रकार से भौतिक सुगमता को बना सकते हैं, जिससे कि बच्चे को विद्यालय आने जाने में सुविधा हो। तो यह इस पाठ में मुख्य रूप से बताया गया है। हमारे देश में अक्षम व्यक्तियों को विभिन्न स्तर पर सुगमता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान नामक योजना संचालित की जा रही है, जिससे उनकी प्रत्येक स्तर पर सुगमता सुनिश्चित की जा सके। तो हमारे देश में जो है सुगम्य भारत अभियान इसी वजह से प्रारंभ किया गया कि ये जो सारी बाधाएं हैं, विशेष तौर से जो भौतिक बाधाएं हैं, हम उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो उसी आधार पर सुगम भारत अभियान एक तरह से
समावेशित वातावरण में आ रही भौतिक बाधाओं को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छी परियोजना है। विद्यालयों में भौतिक वातावरण को सुगम बनाने हेतु प्रबंध समिति को एक प्रत्यक्ष जिम्मेदार व्यक्ति को नामित करना चाहिए। उस नामित व्यक्ति को सुगमता एवं सार्वभौमिक संस्थान में विशेषज्ञ से व्यावसायिक परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। विद्यालय वातावरण को सुगमता की आवश्यकता के आधार पर कई भागों में बांट सकते हैं। तो अब बात आती है कि विद्यालय का जो भौतिक वातावरण है उसको कौन सुगम बनाएगा। क्या सभी जो वहाँ पर कर्मचारी हैं उनको इस बात की जानकारी है कि किस प्रकार से सुगम बनाया जा सकता है भौतिक संरचना को? ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए किसी व्यक्ति को उनको नॉमिनेट करना पड़ता है, नियुक्त करे, या आप जो उसमें विद्यालय में जो कर्मचारी उसी में से किसी व्यक्ति को ये इस कार्य के लिए नियुक्त करे। तो उसको ऐसे सार्वभौमिक संस्थान के जो विशेषज्ञ हैं, जो भौतिक सुगमता के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे उनको परामर्श लेकर और उनकी निगरानी में, प्रबंधन समिति को चाहिए कि उनकी निगरानी में विद्यालय में भौतिक जो वातावरण है उसको सुगम बनाए। अब बात आती है कि विद्यालय में जो भौतिक वातावरण को हम जो सुगम बनाएंगे तो वो किस प्रकार से हम उसको आवश्यकता के आधार पे हम बना सकते हैं। तो पहला है बाहरी विद्यालय वातावरण। इसमें विद्यालय के बाहरी वातावरण की सुगमता की बात कही गई है। इसमें वे रास्ते हो सकते हैं जिनसे होकर बच्चा प्रतिदिन विद्यालय आता है। इसमें उपयुक्त संकेतक लगाकर या पैदल यात्री के पारगमन में सुधार लाकर श्रव्य चेतावनी या स्पर्शीय फर्श का प्रयोग कर सकते हैं। वाहनों के खड़े करने की जगह को योजनापूर्वक बनाया जा सकता है जिसमें संकेतक आदि होना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि विद्यालय का जो वातावरण है, बाहरी वातावरण है, इसको भी सुगम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करेगा तो वो किसी सड़क से ही तो आएगा, रास्ते से ही तो होके आएगा। तो उसकी सड़क को जहाँ से बच्चा आएगा उसको भी सुगम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी बच्चे अपने साधन से आएँ या कोई साधन से आए ऐसा ज़रूरी नहीं, कुछ बच्चे पैदल भी आ सकते हैं। तो पैदल आने के लिए उनके लिए फुटपाथ सही होना चाहिए। कहीं पर फुटपाथ में अगर जैसे मोड़ है या कुछ इस तरह का है तो वहाँ पर कुछ एक ऑडिटरी चेतावनी होना चाहिए, जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ ऑडिटरी चेतावनी होनी चाहिए। और स्पर्शीय फर्श का भी प्रयोग होना चाहिए कि बच्चे को कहाँ मुड़ना है, दृष्टिबाधित बच्चे इत्यादि के इससे सुविधा हो सकती है। वाहन जो खड़ा करने का जगह जो है वो भी थोड़ी योजनापूर्वक बनाया जाना चाहिए, जिससे कि जो हमारे फिज़िकली हैंडीकैप बच्चे हैं वो अगर ट्राईसाइकिल से आते हैं तो उनको अपना साइकिल खड़ा करना और निकालने में ईजी हो। वहाँ पर कुछ संकेतक हो कि कहाँ पर बाहरी वाहन खड़े होंगे, कहाँ पर कौन से वाहन खड़े होंगे। तो ये सारी सुविधाएं जो है बाहरी वातावरण के अंतर्गत आती हैं। आवागमन के स्थल पर समतल या रैंप हो, मार्ग चौड़ा हो जिसमें व्हीलचेयर बैसाखी के साथ हो ही 2 लोगों के साथ चलने योग्य जगह हो, रैंप का मोड़ सुविधाजनक हो, बाहर का स्थल एवं खेल का मैदान घास वाला हो एवं समतल हो। तो यहाँ पर जो है हम लोग जैसे बहुत जगह उबड़ खाबड़ रास्ता है तो उसको सही समतल हो। अगर सीढ़ियाँ बहुत है तो सीढ़ी को हम लोग थोड़ा हल्का ढाल के रूप में बना लें। मोड़ जो है वो बहुत तीखा मोड़ नहीं हो, थोड़ा घुमावदार मोड़ हो, रैंप बने हो सीढ़ियों की जगह। सीढ़ी की भी आवश्यकता है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन रैंप हो, और रैंप ऐसे हो, इतने चौड़े हो कि उसके साथ साथ मतलब 2 बच्चे, 1 बच्चा और साथ चल सके। बहुत नैरो या पतला रैंप नहीं होना चाहिए। अब विद्यालय का प्रवेश द्वार,
विद्यालय के प्रवेश द्वार की बनावट, स्थिति, संकेतक एवं प्रकाश बच्चों के आवागमन के योग्य हो। चौखट बिना सीढ़ी का एवं समतल हो। दरवाजे चौड़े तथा सरलता से संचालित किए जा सकने वाले हों। आगंतुकों के लिए संकेतक बने हों। विद्यालय में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण व्यवस्थित रखे हों। अब यहाँ पर विद्यालय में प्रवेश के समय, अब तो अभी हमने कहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विद्यालय के बाहर का स्ट्रक्चर कैसा हो। और विद्यालय में जब प्रवेश कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि उसका प्रवेश द्वार की जो बनावट है वो जहाँ पर स्थित हो वहाँ सरलता से बच्चा पहुँच सके, इसके लिए संकेतक हो, प्रकाश रोशनी हो प्रवेश द्वार में या गलियारे में जहाँ भी बच्चा आवागमन करेगा। और कोई भी कमरा या द्वार चौखट वाला ना हो, सीढ़ी ना हो, समतल हो और दरवाजे चौड़े हो, जिससे व्हील चेयर है और बैसाखी लेके बच्चा जो है इजीली आ जा सकता है। और दरवाजे ऐसे हो कि वो सरलता से संचालित किए जा सके। बहुत जगह सेंसर वाले होते हैं, वहाँ बच्चों को दिक्कत होती है। आगंतुकों के लिए संकेतक भी बने हों कि कहाँ कौन सा कक्ष है इसके लिए। और विद्यालय में जो है बहुत सारे उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो सफाई के उपकरण हो या गार्डन से संबंधित उपकरण हो, तो यहाँ तहाँ ना फैला हो, जिससे कि बच्चे को आने जाने में दिक्कत ना हो। इसके लिए एक समुचित स्थान हो जहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी जा सके। अब है आंतरिक आवागमन। विद्यालय के अंदर आवागमन के लिए लंबे गलियारे नहीं बनाने चाहिए। सीढ़ियों की जगह ढलान बनाना चाहिए। संभव हो तो लिफ्ट लगवा सकते हैं। संकेतक उभारदार अक्षर वाले एवं स्पष्ट दिशा सूचक हो। स्पर्शीय नक्शा भी बना सकते हैं। QR कोड एवं GPS की भी सुविधा प्रदान की जा सकती है। गलियारे चौड़े हों। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि विद्यालय के अंदर जो आवागमन आने जाने की जो रास्ते हैं उसमें एक तो ये देखना है कि गलियारे जो हों वो बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। सीढ़ियाँ जो है वो हमने कई बार आगे चर्चा किया कि ढलान उसमें बनने हो, रैंप हो। लिफ्ट भी लगवाया जा सकता है। और जो अभी हम लोगों ने इसके पहले बताया था कि विद्यालय का नक्शा कहीं पर बने हों, कक्षा कौन सा कक्षा है, कौन सा लैब है, ये जब कक्षा के बाहर जो लिखा रहता है वो उभारदार अक्षर में लिखे हों तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो दिशा सूचक जो होता है, जो साइन होते हैं मुड़ने का, ऊपर जाने का, कहाँ क्या है, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। स्पर्शीय नक्शा भी बना सकते हैं विद्यालय का। इसके साथ ही साथ QR कोड, अभी मैंने कुछ एक वीडियो देखा था जहाँ पर कि एक राजस्थान के एक विद्यालय में QR कोड बना है और जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे, दिल्ली में भी ऐसा है। और दिल्ली के DU कॉलेज DU यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में ऐसा हमने देखा कि वो उनका QR कोड है जिससे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा इजीली उससे अपना स्कैन करके और वो क्लास में जा सकता है, उसको पता चल जाता है कौन सा कक्षा कहाँ है। इसी तरह से GPS भी बच्चों को, विशेष तौर से दृष्टिबाधित बच्चों को और श्रवणबाधित बच्चों को सहायता पहुँचाता है। सभी स्थानों पर रेलिंग लगे हों, वयस्कों और बच्चों दोनों की पहुंच के अनुकूल हो जो रेलिंग हो। कक्षा के दरवाजे चौड़े हों, ऊपर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ी की भी व्यवस्था रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है रेलिंग, जो सीढ़ियों पर या रैंप पर रेलिंग की बहुत आवश्यकता है, या कहीं पर भी मतलब अगर दीवार के किनारे किनारे रेलिंग की बहुत ज़रूरत होती है बच्चों को पहुँचने के लिए उचित स्थान तक। उसके अलावा दरवाजे की चौड़ाई की हमने बात तो बहुत बार की, लेकिन कक्षों के दरवाजे जो है वो ज़रूर चौड़े होने चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ है कि हम लोग जैसे रैंप कहते हैं कि रैंप होना चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए, लेकिन सीढ़ी भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार
बहुत सारे बच्चे जो कैलिपर पहने हुए बच्चे होते हैं उनको जो है सीढ़ी से उतरने चढ़ने में ज़्यादा सहूलियत मिलती है। तो हमको रैंप की और सीढ़ी की दोनों की व्यवस्था रखनी ज़रूरी है। अब कक्षों की व्यवस्था की बात करते हैं। प्रत्येक कक्ष आकार में बड़े होने चाहिए जिसमें व्हीलचेयर एवं बैसाखी का उपयोग आसानी से हो सके। कक्षा में प्रकाश की व्यवस्था समुचित हो। लूप इंडक्शन प्रणाली सभी कक्षा में हो। शौचालय लिंग के अनुसार बने हों। वहीं पकड़ने के लिए पटरी एवं रॉड लगे हों। शौचालय कक्ष के दरवाज़ों की जो कुंडी है वो नीचे लगी हो, बेसिन नीचे हो, पीने के पानी का नल जो है वो नीचे हो। तो यहाँ हम लोग एक कक्ष की व्यवस्था, शौचालय कक्ष की व्यवस्था पे चर्चा कर रहे हैं। कक्षा जो है, शिक्षण कक्षा है जो, वो बहुत बड़े होने चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे जो व्हीलचेयर बाउंड बच्चे हैं या बैसाखी वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कक्षा में रोशनी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि शिक्षक के मुंह में रोशनी पड़े, शिक्षक का आव भाव लिप रीडिंग जो है वो एक श्रवण बाधित बच्चा बहुत अच्छे से उसको पढ़ सके, टीचर के चेहरे के हाव भाव को वो पढ़ सके। जो अल्पदृष्टि के बच्चे हैं वो अच्छे से अपने लेखन पठन का कार्य कर सकते, तो रोशनी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। लूप इंडक्शन प्रणाली, अगर श्रवणबाधित बच्चे हैं तो वो कई कक्षाओं में हो सकते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि अगर पूरे विद्यालय में लूप इंडक्शन की सुविधा हो तो बहुत अच्छा इन बच्चों के लिए होगा। इसके बाद हम लोग शौचालय की बात करते हैं। शौचालय लिंग के माने पुरुषों के लिए अलग बने हो, महिलाओं के लिए अलग हो। शौचालय में पकड़ने के लिए जैसे कमोड के पास रॉड लगे हो। उसके अलावा शौचालय के दरवाजे बड़े हों, उसकी कुंडियाँ नीचे ज़रूर हो, क्योंकि कई बार कुंडियाँ ऊपर होती है तो जो हमारा व्हीलचेयर बाउंड बच्चा है वो कुंडी नहीं लगा पाता है, तो कुंडी नीचे लगा हो और सरल कुंडी हो, क्योंकि बहुत सारे फिजिकली हैंडीकैप जिनका अपर एक्सट्रीमिटी प्रॉब्लम है वो कुंडी बंद, कुछ जटिल कुंडियाँ होती हैं उनको बंद करने में उनको कठिनाई होती है। बेसिन नीचे लगे होने चाहिए और पानी पीने की जो नल है वो भी नीचे ही लगे होने चाहिए, बच्चों की पहुंच के अंदर। शिक्षण कक्ष ध्वनि विरोधी हो, खेल कूद एवं आवश्यक स्थल से दूर हो, वहाँ बाहरी ध्वनि ना आ सके। शिक्षण कक्ष में कुर्सी मेज की रगड़ न सुनाई दे, इसलिए कुर्सी मेज के नीचे रबड़ लगे हों। कक्षा में ध्वनि ना गूंजता हो, इसके लिए कक्षों में पर्दे एवं अन्य सामान रखा जा सकता है। और बहुत बड़े कक्ष ना हो, प्रकाश व्यवस्था ऐसी हो कि शिक्षक के चेहरे पर सीधे रोशनी पड़े। तो शिक्षण कक्ष जो ध्वनि विरोधी ना हो, उसमें गूंजे ना, बहुत बड़े कक्ष ना हो, क्योंकि बड़े कक्ष होते हैं तो एक तो हमें जो रिटार्डेड बच्चे हैं उनको कभी संभालना मुश्किल होता है, कक्षा नियंत्रण में परेशानी होती है, और हमारी ध्वनि जो है वो बहुत गूंजता है। अगर ध्वनि गूंजने वाले कमरे हैं तो वहाँ पर हमको कुछ पर्दे लगा देने चाहिए, वहाँ पर कुछ हमें मेज कुर्सी इत्यादि हमको वहाँ पर लगा देना होगा। जो शिक्षण कक्ष है वो कोई खेल कूद का मैदान या ऑफिस के सामने ना हो कि बहुत सारा वहाँ डिस्ट्रैक्शन हो, ध्वनि आता हो, या रोड के ऊपर ना हो कि बाहर से बच्चों का ध्यान जो है भंग होता है, रोड की तरफ ध्यान जाता है या वहाँ से आवाज़ आती है उस पर बच्चों का ध्यान जाता है, तो इस तरह का कक्षा व्यवस्था ना हो। मेज कुर्सी जो है, बहुत बार क्या होता है कि जो मेज कुर्सी के नीचे रबड़ होता है वो घिस जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो क्या होता है कि बच्चे क्लास में उसको घिसते हैं, उसकी आवाज़ आती है, तो वहाँ पर इसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इसलिए ध्यान रखना चाहिए टीचरों को। मेज जहाँ ऐसा कुर्सी मेज है उसके नीचे रबड़ लगा देना चाहिए। कक्षा में ध्वनि बहुत ना गूंजता हो, इसके मैंने कहा आपको कि बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है, और प्रकाश की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए कक्षा में। कुर्सी मेज की लंबाई बच्चों के अनुसार हो। विद्यालय में शिक्षण कक्ष के साथ ही साथ प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, कला कक्ष, कार्यशाला, कैंटीन आदि भी शिक्षण कक्ष के समान ही सुगम होना चाहिए। तो जो सावधानियां जो हैं
ये हम लोग जो कक्षा में हम लोग अपना रहे हैं, ये अन्य कक्षाओं में भी, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष जो है, ये सब जगह पर भी ये सारी चीज़ों हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों के लिए, बच्चों की लंबाई के अनुसार उनकी कुर्सी और मेज़ की लंबाई भी होनी चाहिए। इस प्रकार से हम अक्षम बच्चे के लिए उसके विद्यालय के वातावरण को बच्चों के अनुरूप समावेशित कर सकते हैं और उन्हें सरल वातावरण प्रदान करते हैं, जिससे वो अपने को समाज की मुख्य धारा में सरलता से समावेशित कर सके। तो इस प्रकार से हम ये सारी विधियां अगर विद्यालय में अपनाते हैं तो हम भौतिक संरचना में जो बाधाएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। विद्यालय के वातावरण में बच्चे जो है वो सही ढंग से समायोजित हो जाता है और हम उसको इस तरह से एक सरल और समावेशित वातावरण प्रदान करते हैं। अब प्रश्नों की बारी है। आप लोग ध्यान से प्रश्नों के उत्तर अवश्य अपने ग्रुप में लिख के भेजेंगे, पोस्ट करेंगे, आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है। तो पहला प्रश्न है, किसी विद्यालय को भौतिक रूप से सुगम बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय को शिक्षण कक्ष के किसी प्रकार से विद्यालय के शिक्षण कक्ष को किस प्रकार से सुगम बना सकते हैं? तो हम आशा करते हैं कि आप ये दोनों प्रश्नों के उत्तर पाठ को पढ़कर और भी साइट्स में देखकर या किताबों से और अच्छा मटेरियल बनाकर आप अवश्य पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।